अस्सलाम वालेकुम। ए देहाती लोग जरा नेड़े नेड़े हो जाओ क्योंकि टैक्स से सफा तुहाडे ते लग गया और ये टैक्स उस चीज से लग गया जितो तुसी बहुत ज्यादा फायदा हासिल करते हो। यानी कि मज्जां मज्जां गावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ और इस गोबर नूं भी साडी जिहड़ी हुकूमत है वो इस्तेमाल करेगी और वो तो बायोगैस बनाएगी। यानी कि गोबर दे उत्तों जिहड़ा ना बिजली गैस इस तरह दी चीज़ां बननियां ताकि साडी बाकी जिहड़ी अवाम मुस्तफीद हो सके। यानी कि इत्थे बहुत सारे सवालात जन्म लै रहे ने। एक पासे ये कि अगर हुकूमत गोबर तो गैस या बिजली बनाना चाह रही है तो फिर उन्होंने तो चाहिए सी कि किसान नूं सबसिडी देवे और किसान नूं उल्टा पैसे देवे और उन्हां दे कोलों गोबर खरीदे। बल्कि साडे किसान नूं चूना लगाण लईए उन्हां ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਟੀ ਵਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਟੀ ਵਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। यानी कि पूरे का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है कि एक बार फिर किसान नूं मुश्किलात तो दो चार करना है। जिस तरह पहले कणक दी कीमतां तो और दीगर चीज़ां तो किसान नूं इस्तेमाल किया जाता है, किसान नूं ओहदा फायदा लिया जाता है और किसान नूं फायदा देने की बजाय और इस दफा फिर तैयारी की जा रही है कि मुल्क भर दे पंजाब दे जिन्ने भी अजला ने उन्हां दे विच जेड़े जेड़े भी नीचे बेचारे किसान ने वो इहदा मुआवजा देणगे। ते हुण आप अपना हिसाब ला लो कि हुकूमत तुहाडे तो की चाहती है, क्योंकि हुकूमत ने पंजाब नूं बिल्कुल बदलना है। साडी जिहड़ी पंजाब हुकूमत है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा सारा कुछ बदलन नूं फिरदियां ने और जिथे जिथे चंगे काम होए ने उत्थे उत्थे फिर तुहाडे वास्ते हुण उन्हां चंगे कामां नूं अगे वधाउण वास्ते लाशां ते तुहाडीआं लैणीआं ही पैणीआं ने। ਉਹ इस तरह ही है कि फिर टैक्स ला दिता 30 रुपए ते पेट्रोल वधा दिता 50 रुपए। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 रुपया इजाफा किया जा सकता है। बाकी अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरी तरफ चलने हैं साद हुसैन रजवी और अनस रजवी जो कि इस वक्त लापता है। अब मैंने उर्दू में खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो पिछली पंजाबी थी, देहातियों के लिए थी, अब ये हम सब के लिए है। साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी को तकरीबन 172 दिन हो गए हैं लेकिन वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। ना हमारी हुकूमत इस पर जवाब दे रही है और ना ही तहरीके लब्बैक इस पर कोई आवाज उठा रही है। आपने लास्ट टाइम देखा कि तहरीके लब्बैक उठी आवाज उठाने के लिए इस तरह से निकले कि अब उनको इस तरह से थमा दिया गया और वो इस तरह से बिठा दिए गए कि अब दोबारा उठने की ताकत हासिल नहीं कर सकते, वो दोबारा उठ नहीं सकते। ये मेरा एक राना सनाउल्लाह साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुकालमा हुआ था जो मैंने उनसे सवाल किया था जब ये अमन पीस वादे की बातें हो रही थी तो हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंट में बहस के बगैर सारा कुछ हुआ था। तो तब मैंने राना सनाउल्लाह साहब से कहा था कि चूंकि ये पार्लियामेंट में बहस के बगैर हो रहा है और इस पर एक सियासी जमात इस पर एहतजाज कर रही है, तब मौलवी इंतशारी मौलवी नहीं थे, तब वो एक सियासी जमात थी, या तो आप उनको सियासी जमात डिक्लेयर ना करवाते या फिर आप जो है वो सिर्फ मौलवी रहने देते या फिर आप अगर सियासी जमात है तो उसको हजम कर दे। लेकिन बावजूद इसके कि वो एहतजाज करने के लिए उठे थे तो उसके बाद अनस रजवी और साद हुसैन रजवी गायब हो गए। बाकी की तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहूंगा, वो तहरीके लब्बैक भी अच्छी तरह से जानती है, हुकूमत भी और आप सब लोग भी जानते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। लेकिन अब मामला ये है कि साद हुसैन रजवी साहब या अनस रजवी साहब अगर तहरीके लब्बैक के पास हैं तो वो मंजर आम पर क्यों नहीं है, और अगर तहरीके लब्बैक के पास नहीं है, हुकूमत की तहवील में है, तो हुकूमत उनको ऑफिशियली सामने क्यों नहीं ला रही। और अगर कहीं रूपोश हैं तो उनको तो अब निकल आना चाहिए क्योंकि मामला तो बड़े रिजॉल्व हो चुके हैं, मामला तो काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या इतनी देर तक हमारी एजेंसियों से हमारी मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं उनसे छुप कर रहा जा सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा रहनुमा हो जिसने को 20-25 लाख जो है वो वोट लिया हो हालिया इलेक्शंस में और वो जो है वो इतनी देर तक रूपोश रह जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो खैर ये इस वक्त बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है अवाम की जानिब से कि आखिर 172 दिन तकरीबन गुजर गए हैं, उसके बावजूद साद हुसैन रजवी और अनस हुसैन रजवी को एक बार आ जाता इस वक्त कहाँ है। तो ये हुकूमत से बड़ा सवाल है। तीसरी जानिब चलते हैं, ट्रंप ने मशरक़े वस्ता में जितने भी ममालिक हैं मुसलमान और जितने भी उसके इत्तेहादी हैं उनका शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उसने कहा है कि जी इसराइल, सऊदी अरब, कतर
मुत्तहिदा अरब इमारात, कवैत और बहरीन का शुक्रिया अदा करता हूं, और मुस्तकबिल में भी उनको अपने दोस्त ममालिक का साथ देने का ऐलान कर दिया उसने। और ये नाम लेना दरअसल इन ममालिक के लिए बाइसे शर्म है। ये वो लोग जिनके, वो सऊदी वली अहद जिनके लिए इसने कहा था कि मेरे पाँव भी पड़ने पड़ेंगे, मेरे पाँव चाटने पड़ेंगे, मेरे पाँव पकड़ना पड़ेंगे, इस तरह के तज़हीक अमेज़ जुमले उसने सऊदी वली अहद सलेमान साहब के लिए किए थे। लेकिन अब उन्हीं का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्यों? आपको अच्छी तरह से पता है कि सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, इसके ऊपर क्यों ईरान हमले कर रहा था, इसकी फौजी अड्डों पे क्यों हमले कर रहा था? क्योंकि वहां से अमेरिका अपने जहाज उड़ाता था और वहां से ईरान पर हमला किया जाता था। अब इतना तो है नहीं कि इसराइल से उड़े जहाज और वो हमला भी करें और वापस से रीफिलिंग के बगैर चले जाएं, तो वो कहां पे होती थी? यही ममालिक थे ना, फिर सहूलतकारी कर रहे थे, और अब उन्हीं का शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब आगे सुने, और उसने जो मजीद जारी रखने का ऐलान किया है हमले, वो उसने कुछ इस तरह से किया है कि जी मैं बादशाह नहीं हूं, कुछ लोग मुझे बादशाह समझते हैं, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं एक सदर हूं, लेकिन मैं एक सदर होने की हैसियत से इतना बड़ा काम कर रहा हूं, तो अगर मैं बादशाह होता तो सोचो मैं कितना बड़ा काम करता। और फिर उसने यहां तक इकरार किया कि फलाने फलाने बंदे को मैंने तब कत्ल करवाया था अपने पिछले दौरे हुकूमत में, फलाने को मैंने कत्ल करवाया था, वो सरकशी कर रहे थे, सर उठा रहे थे। वो शख्स जो अपनी जुबान से मानता है कि मैंने कत्ल करवाया इन लोगों को, मैंने फलां शख्स को कत्ल करवाया, फलां को उठवा लिया, फलां के साथ ऐसा किया, और हम हैं कि हम नोबेल प्राइज कह रहे थे कि इनको नोबेल प्राइज दें। क्या अभी भी ख्याल है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का? एक छोटा सा अदना सा सवाल है कि आप नोबेल अमन प्राइज के लिए कोई बात करेंगे? चले इनकार ही कर दें, अगर बात नहीं करनी, अगर हाँ नहीं करनी तो इनकार तो कर दें एक दफा, लेकिन हम इनकार भी नहीं कर रहे। जो शख्स खुद ये कह रहा है, जिसके खिलाफ अपने ही मुल्क से लाखों लोग उठकर एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि ये शख्स हमें बलि का बकरा बना रहा है, हमें कुर्बानी दिलवा रहा है हमारी, और नुकसान दे रहा है लोगों को, जो कि इंसानियत का बिल्कुल मुखालिफ है। तो अब ऐसे शख्स के लिए हम नोबेल अमन प्राइज देते, तो खैर मामला तो गुजर गया, लेकिन इनकार पाकिस्तान की जानिब से जरूर जाना चाहिए। मैं अपने वजीर आजम, प्यारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्कुआत जरूर रखता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।